हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको वो वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस पहले देखने चाहिए। देन दिस इज द थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। एंड अदर एनिमल्स की बात करें तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सभी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो उसे हम ब्रीफ में एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ह्यूमंस का ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें देखना है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखना है, इट मीन्स हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लड, पार्ट्स ऑफ ब्लड, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमें क्लियरली हर चीज समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड के साथ। ब्लड क्या होता है? हमारी रगों में जो दौड़ता है वो है ब्लड, है ना। ब्लड इज अ कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग फ्लूइड, लगातार बहने वाला फ्लूइड है। Providing the body with nutrition, oxygen and waste removal। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन तो हमने अभी दो प्रीवियस वीडियोस में देख लिया। डाइजेशन के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वहां से एब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑक्सीजन भी देख लिया कि किस तरह से ब्लड प्रोवाइड करता है। वेस्ट रिमूवल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम एक्सक्रीशन करेंगे। एंड दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब समझने के लिए ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें देखना है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। केमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आपको पता होना चाहिए 7.4 पीएच का मीनिंग क्या है? स्लाइटली बेसिक है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर है। 7 न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक। तो ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। गुड। तो ब्लड के पार्ट्स देख लेते हैं। ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। दिखता तो हमें लिक्विड ही है ब्लड, बट उसमें सॉलिड पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ कार्पसूल्स यानी कण, कणिकाएं भी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हीमोक्रिट और हीमेटोक्रिट। क्लियर? हीमेटोक्रिट कौन कौन से हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसूल्स, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। एंड लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में भी 92% तो वाटर होता है, उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम प्लाज्मा को ही सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इकलौता है, अकेला है। बिल्कुल टाइम नहीं लगना इसमें। प्लाज्मा हल्का सा येलोइश इन कलर होता है, बिल्कुल पेल येलो होता है, बिल्कुल हल्का पीला। ठीक है, बेसिक होता है नेचर में। ऐसे नो ब्लड इज बेसिक, तो प्लाज्मा भी बेसिक होता है। नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है, इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फ्लूइड होता है। ठीक है, तरल होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ बहता रहता है, उसके ऊपर ये कैप्सूल्स बहती रहती हैं। ठीक है, आरबीसी पहली रेड ब्लड कैप्सूल, जिसकी वजह से ब्लड हमारा रेड दिखता है। ठीक है, इन्हें हम और क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद नई आरबीसीज बन जाती हैं। बनती तो कंटिन्यूअसली रहती हैं, जो एक बार बनती है, जो आज बनी, वो 120 डेज अप्रॉक्स 120 डेज के बाद में फिनिश हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेली नई बनती रहती हैं कुछ कुछ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये बनती कहाँ है? बनती है तो बनती भी कहीं होंगी, रेड बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ बन रही है? रेड बोन मैरो में। बोन मैरो में हमारे रेड कलर की जो सेल्स होती हैं उनसे। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वही रिसीव करता है ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बता दिया मैंने। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ये व्हाइट कलर की होती है, साइज में थोड़ा बड़ी होती हैं, नंबर में कम होती हैं रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है,
ये कहाँ बनती है? येलो बोन मैरो में। ये भी बोन मैरो में ही बनती है, बट येलो बोन मैरो में बनती हैं। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 10 to 15 डेज का लाइफ स्पैन होता है। अराउंड 5 टाइप्स की WBCs होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बट इसका जो मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है, दैट इज इम्यूनिटी। ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं WBCs। लास्ट वन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड की जो होती हैं, ये WBC एंड RBC जब बनती हैं उस टाइम पे बहुत सारा पार्ट्स टूट जाता है, उससे ब्लड प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो इनके फंक्शंस बेटा मैं बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे। ठीक है, प्लेटलेट्स स्पेशली। क्लॉटिंग किससे होती है? ब्लड प्लेटलेट से होती है। ब्लीडिंग जहां भी हो रही होती है उसे रोकने और घाव को भरने का काम करते हैं। लाइफ स्पैन इसका है 7 to 12 डेज अराउंड। ठीक है, 7 to 12 डेज में ये खत्म हो जाती है, इनका सबसे कम लाइफ स्पैन है। उसके बाद में ये ब्लड रहता कहाँ है हमारी बॉडी में? ऐसे तो हम कहीं भी कट जाएं ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ही ब्लड है, बट पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे ही भरा नहीं रहता है। वो प्रॉपर उसका एक सिस्टम है, वो कुछ पाइप्स में बंद रहता है। उन पाइप को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ये 3 टाइप की हैं, मेजरली 2 टाइप की हैं। ठीक है, मेजरली 2 टाइप की हैं, आर्टरी एंड वेन। ठीक है, आर्टरी एंड वेन को जोड़ने के लिए उनके बीच में होती हैं कैपिलरीज। क्लियर? आर्टरी क्या है फिर? आर्टरी में जो ब्लड होता है, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट से जो ब्लड लेकर जाती है पूरी बॉडी में वो होती है आर्टरी, और वेन पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में लेकर आती है। क्लियर? जो हार्ट की तरफ जाए वो वेन, जो हार्ट से दूर जाए वो आर्टरी, और जो दूर जाएगी यानी पूरी बॉडी में जो जाएगा उसमें कैसा ब्लड होगा? प्योर होगा, क्योंकि हार्ट से लेकर जा रहा है तो प्योर ब्लड लेकर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। एंड जो वेन्स होती हैं पूरी बॉडी से गंदगी इकट्ठा करके, ऑक्सीजन को रिमूव करके, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके हार्ट के पास आएंगी। क्लियर? तो वेन्स में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड। वॉल की बात करें अगर तो आर्टरीज की जो वॉल होती है थिक होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में हार्ट बहुत तेजी से ब्लड पंप करता है, तो जहां तेजी से पंप किया जाएगा उस चीज को मजबूत होना जरूरी है। मजबूत होने के लिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। बट वेन्स को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें ब्लड का प्रेशर काफी कम होता है। उस केस में वेन्स की जो वॉल होती है थिन होती है। क्लियर? अब कैपिलरीज को देख लेते हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरी एंड वेन को लिंक करती हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया हुआ है। ये इस तरह जो ये रेड कलर की बनाई है ये आर्टरी है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो पाइप होती है वो रेड सी दिखती है। अपने हाथ में भी देखो कुछ ग्रीन कलर की लाइनिंग सी दिखती होंगी और कुछ रेड कलर की। तो रेड वाली जो होती है थोड़ा डेप्थ में होती हैं, ग्रीन वाली ऊपर की तरफ होती हैं। ये ग्रीन वाली वेन है। ये जब किसी ऑर्गन में एंटर करती है तो ये बहुत छोटी 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 कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है ताकि गैसेस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिशंस का जो एक्सचेंज है वो इजी हो जाए, डिफ्यूज हो जाए इसमें से। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी पाइप्स में ब्रेक हो जाती है और जब ये मिलती है आपस में तो ये वेन बना लेती हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लास्ट वन कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम अपने हार्ट का कि ये हार्ट फंक्शन कैसे करता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन नाम लिखे हैं यहाँ पे, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइन यहाँ पर नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं अभी इसे डिफाइन करूंगी आपको समझाते हुए और आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर इतना प्लेन सा दिख रहा है आपको। तो चलिए मेन पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके जो ये 4 चैम्बर हैं। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। चौराहा है पूरा। ठीक है, आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप चौराहे पे खड़े हैं, 4 तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, सभी के लिए रूल्स हैं कि कौन सा व्हीकल किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं जा सकता है। बस वही है यहाँ पे।
4 चैम्बर है हार्ट में, बिल्कुल फिक्स रूट है, बिल्कुल भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड हार्ट में नहीं होती है, जिसका जो रूट है उसी रूट पे जाएगा। बस इसे आपको समझ लेना है कि किस तरह से। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम बराबर में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, आप देखते होंगे कि हमेशा ये, जैसे हमारा ये राइट है बट इस तरफ क्या लिखा होता है, लेफ्ट। हमारा ये लेफ्ट है तो इस तरफ क्या लिखा होता है, राइट। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब हम ऑर्गन्स या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे अपने पे एज्यूम करके रखते हैं, ठीक है। तो इस साइड अगर राइट है तो हम अगर हार्ट को बाहर ऐसे सामने देखेंगे तो इस तरफ राइट हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज की तरह इमेजिन करिए इसे। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। कहाँ कौन सा है, अब राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में 2 वेना केवा आती हैं। वेना केवा यानी कि मोटी सी वेन्स। वेन्स कैसी है, अभी हमने देखी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी से हार्ट में ब्लड लेकर आती हैं, यानी कि ब्लड का फ्लो हार्ट में होगा, हार्ट में ब्लड एंटर करेगा यहाँ पर राइट एट्रियम में। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहाँ आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो जाता है तो ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ये ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड जाकर के क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड तेजी से पुश कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, रेस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स में कौन सी आती है, पल्मोनरी आर्टरी आती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है कि यही एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरी हैं उन सभी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये यहां से ब्लड कहां लेकर जाएगी, लंग्स में। यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में। क्लियर? लंग्स में ये CO2 निकाल दी जाएगी क्योंकि ये CO2 रिच ब्लड था तो इसमें CO2 बहुत सारी है। ये CO2 लंग्स में दे दी जाएगी एल्वियोलाई में, और वहां से ऑक्सीजन लेकर के ये ब्लड वापस आएगा। वापस कहाँ आएगा, यहां लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। किसके थ्रू लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड लेकर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पर, पल्मोनरी वेन से ब्लड लेकर आता है। सभी वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। इस वेन में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो जिसके आगे पल्मोनरी लगा हुआ हो वहां पे आपको फंक्शन उल्टा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिल हो जाएगा तो ये वॉल्व फिर ओपन होंगे और ये ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद इसे बहुत तेजी से पुश किया जाएगा अरोटा में, ठीक है। अरोटा में जब ये ब्लड पुश किया जाएगा तो अरोटा इसे लेकर जाएगा बॉडी में। पूरी बॉडी में ब्लड ले जाने का काम क्या करता है, अरोटा। अरोटा फर्दर आर्टरीज में ब्रेक हो जाता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के पास में ब्लड लेकर जाता है। यही फंक्शनिंग है आपके हार्ट की। आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप बैक में जाइए, उसे रिपीट करके देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट में ब्लड आया, फिर हार्ट से गया लंग्स में, और फिर वापस हार्ट में आया, फिर बॉडी में गया। यानी 2 बार हार्ट में ब्लड आया और 2 बार गया। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। बस इसी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक डायग्राम बना हुआ है आपका नेक्स्ट पेज पे। ये है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे मैंने बिल्कुल, ये हार्ट ही है मेरा, ठीक है। ये हार्ट मैंने ऐसा चौकोर सा बना दिया फॉर द सेक ऑफ टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मुझे बचाना था। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। ये वेना केवा है फ्रॉम द बॉडी, कहाँ आ रही है, राइट एट्रियम में। फिर ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। फिर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 निकाल रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो रहा है, और कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम से वापस जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा के थ्रू ब्लड फिर पुश किया जा रहा है आर्टरीज में, और आर्टरीज कहाँ जा रही हैं? बॉडी में। ठीक है, यही है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। आपने अच्छे से डिटेल में देख लिया है, उससे सब कुछ आपको समझ में भी आ गया है। एक पॉइंट और होता है ब्लड प्रेशर। यहाँ पर आप ब्लड प्रेशर भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक एज्यूम करिए आप घर में जो वाटरिंग के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए, गाड़ी धुलने के लिए पाइप यूज करते हैं, तो कभी कभी उसका फोर्स इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, उसका आधा छेद ढक लेते हैं उंगली से, और पानी का फोर्स बहुत तेज हो जाता है। नॉर्मल जब चलाते हैं उसे फोर्स कम होता है, आधा ढकने के बाद फोर्स बहुत तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो एरिया था वो कम हो गया। यही होता है हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ में होता है। अगर ये ब्लड वेसल इतनी मोटी है, सपोज कर लीजिए इतनी मोटी ब्लड वेसल है, और आपने खाना शुरू कर दिया खूब सारा जंक फूड, बाहर का खाना, ऑयल, घी, सब कुछ, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फैट की लेयर जमा होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये फैट की लेयर जमा हो रही है हमारी वेसल्स के ऊपर। अब देखो, पहले सरफेस एरिया ज्यादा था, अभी क्या हुआ, इतना सा बचा। पहले इतना था, तो ब्लड का फ्लो किस में ज्यादा होगा? ब्लड की स्पीड किस में ज्यादा हो जाएगी? जिसमें कम एरिया बचा। जो ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, या जिनकी वेसल्स में इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल टर्म आपने सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाता है उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और अगर किसी किसी की ये ब्लड वेसल जहां इतनी होनी चाहिए वो इतनी चौड़ी हो गई, यानी कि डायलेट हो गई, तो वहां पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उस केस में मतलब वही डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है, सिस्टोल एंड डायस्टोल की कंडीशन में। सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है? कब ब्लड हमारे हार्ट में फिल हुआ और कब उसे पुश करके बाहर निकाल दिया गया, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, आपको ये रेंज पता होनी चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, 120/80। और रीजन क्या है हाई एंड लो ब्लड प्रेशर के पीछे? एक और पॉइंट है बेटा, लिम्फ, जो मैंने ऊपर कवर नहीं किया है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी एक टाइप का फ्लूइड है। क्लियर? लिम्फ कैसा फ्लूइड है? क्लियर फ्लूइड है, व्हाइट कलर का होता है, क्लियर एंड व्हाइट फ्लूइड है। और ये कैसा होता है? जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ब्लड होता है जो इसकी वॉल से एस्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है और इंटरसेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। ठीक है, सेल्स के बीच बीच में आ जाता है, तो वहां से इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लीक हो सकते हैं? ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, तो अगर बाहर भी बैक्टीरिया होता है तो सेल के बाहर वो निकल आती है, वेसल के बाहर निकल आती हैं। ठीक है, WBCs, कुछ फैट, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं ये बाहर स्केप करके निकल आती हैं और ये इंटरसेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में, ICF के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती हैं और ये एक पाइप में इकट्ठी हो जाएंगी इस तरह से, जो एक साइड से बंद होगी, एक साइड से ये क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन होगा। इसे हम लिम्फ वेसल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो क्लियर व्हाइट फ्लूइड बन जाता है इन सब चीजों को कलेक्ट करके, उसे लिम्फ बोला जाता है। ठीक है, बस यही है लिम्फ की डेफिनेशन, जो ब्लड वेसल से स्केप करके निकल जाते हैं और ICF में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपने ह्यूमंस में देख लिया, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? प्लांट्स में भी सब्सटेंसेस बनते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाने की नीड होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, बट कैसे जाएगा वो? चलो देखते हैं इसे। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इसे।
प्लांट्स में ह्यूमन के जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है, इनका सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के सेल्स होती हैं, वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जाइलम मीन्स जल, फ्लोएम मीन्स फूड। तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम यानी जल, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करे यानी फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम किसके लिए है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, मेनली वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स में, रूट के थ्रू। ठीक है, रूट के थ्रू, ये मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स हैं और रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर लीव्स तक पहुंचा रही हैं, जो इसका मेन फोटोसिंथेसिस का रीजन है। बहुत जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो ये बस डिफ्यूजन के थ्रू ही ऊपर तक वाटर पहुंच जाता है, बट जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है उनमें इस तरह से आसानी से नहीं पहुंचता है। तो उसके लिए क्या होता है, फिजिकल फोर्स लगाता है जाइलम। ठीक है, जाइलम के थ्रू ऊपर वाटर आता है और कभी कभी वाटर को ऊपर खींचने के लिए यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू लीव्स में प्रेजेंट वाटर को वेपराइज कर दिया जाता है, तो ऊपर वाटर कम हो जाता है और नीचे उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो ऊपर तक वाटर आसानी से आ जाता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव करता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वेसल्स। किसमें होती है, ये प्रोसेस होती है वेसल्स में। ठीक है, वेसल्स के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ जाता है और ये सिंपल फिजिकल फोर्स के थ्रू जाता है। इसमें कोई खास बहुत बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपकी सिंपल फिजिकल फोर्स लगता है इसमें। नेक्स्ट है फ्लोएम। नेक्स्ट है फ्लोएम, ये किसके लिए होता है, फूड के लिए होता है। और इसके अलावा ऑयल एंड अमीनो एसिड्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पर इसे हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल करके क्या टर्म यूज करते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंस बना वो किसी पर्पस से चेंज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, बट लीव्स में बना सिर्फ लीव्स को खाना नहीं चाहिए, पूरे प्लांट को खाना चाहिए, तो उसे लोकेट कर दिया जाता है यहाँ से वहां, तो इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, रूट्स में भी जाता है और टॉप पे भी जाता है, टिप पे भी जाता है प्लांट की, तो बाय डायरेक्शनल है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स होती हैं इसमें। किसके थ्रू ये प्रोसेस हो रही है, सीव ट्यूब्स के थ्रू हो रही है और कंपेनियन सेल्स इसमें हेल्प करती हैं। ट्रांसलोकेशन करने में एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, ये एक्टिव एनर्जी के थ्रू ट्रांसलोकेशन का काम होता है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन वी विल फिनिश इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन चैप्टर एक्सरसाइज। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।